बेगा क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र और भाग 2 नागरिकता से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से और इसके माध्यम से इसके फंडामेंटल्स को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक्स पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे इन क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। दूसरा, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। सॉरी, चलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर बताइए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेन कर देते हैं। ये पेज ले लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में कहा है कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इसका उल्लेख कहाँ है? 1 में घोषित करता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें कहा गया ये समझौते का परिणाम। अमेरिका संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें कहा गया है अमेरिका के जो संघ है के विपरीत है ये। भारतीय संघ राज्यों के, नोट डाउन कर लीजिएगा, राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 1 में। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का प्रावधान नहीं है। अलग होने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट लिख नोट डाउन करिए। भारत का राज्य क्षेत्र राज्यों के संघ से अधिक, राज्यों के संघ से अधिक व्यापक शब्द है। क्योंकि इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश
और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। क्षेत्र अनुच्छेद 3 क्लॉज अनुच्छेद ए 3 क्लॉज में शामिल है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक है? ये ऑप्शन ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की। ऑप्शन सी सही होगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, 3 में। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 3 के बारे में देख लेते हैं। 3 के बारे में पूछ रहा है ना, पहले 2 देख लेते हैं तब 3। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश, इस तरह से आपका यह आर्टिकल भी कंप्लीट होता चलेगा ना। यह अनुच्छेद संसद को उन नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश देने का या स्थापित करने का अधिकार देता है। यह संसद को नए राज्यों को भारत में प्रवेश एवं स्थापित करने का अधिकार देता है, जो पहले से भारत के हिस्सा नहीं थे, जो पहले से भारत के हिस्सा नहीं थे। ठीक, आर्टिकल 2 उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर उन्हें राज्य का दर्जा देना। विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर उन्हें राज्य का दर्जा देना कहाँ शामिल है, आर्टिकल 2 में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आर्टिकल 3 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में आंतरिक सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 3 आंतरिक पुनर्गठन की बात करता है, पुनर्गठन की बात करता है। ठीक, इसमें कहता है संसद वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों को परिवर्तन कर सकता है। संसद के पास ये शक्ति है राज्यों, सीमाएं एवं नाम परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से, नेक्स्ट पॉइंट में, विधेयक जो लाया जाएगा क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से, राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से। ठीक, जो नाम परिवर्तन और राज्यों का सीमाओं का नाम परिवर्तन और सीमाएं के लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से लाया जाएगा। संबंधित राज्य विधानमंडल के राज्य बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 3 में ये, इसमें जो जिस राज्य का नाम मतलब कि जिस राज्य से उसका नाम संबंध मतलब परिवर्तन करे सीमा के लिए, उस राज्य का विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं होती। अगर उस राज्य का विधानमंडल की राय
या सहमति कह लीजिए, राय बाध्यकारी नहीं होती। अगर वो ना भी चाहें तो केंद्र संसद कर सकती है, ठीक है, ये नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जिस किसी मतलब राज्य का नाम परिवर्तन या सीमा चेंज कर संसद चाहे तो बदल सकती है, उस राज्य का विधानमंडल अगर सहमत दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी उसका सहमति बाध्यकारी नहीं है, संसद कर सकता है। ये संसद के पास अधिकार है, किस आर्टिकल का? आर्टिकल अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। ये अब इसी से संबंधित 4 भी है राज्यों से, अनुच्छेद 4 भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, ये 3 की बात हो गई, अब 4 में कहा गया अनुच्छेद 4, इसमें कहा गया आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, ठीक है। कहा गया कि इसके तहत बनाए गए कानून साधारण बहुमत से पारित होते हैं, मतलब इन दोनों के 2 और 3 साधारण बहुमत से पारित होते हैं। ये कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 4 में पारित होते हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जाता। ये जो पारित होते हैं इन्हें अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं, ये 4 में कह दिया गया, किया जा सकता है, ठीक। आर्टिकल 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी मतलब कि नियम बनाए जाते हैं वो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, और उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया, उनका संविधान संशोधन नहीं, जैसे नाम परिवर्तन हो गया, और क्या कहते हैं आर्टिकल 2 में नए राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, और नए राज्यों को क्या कहते हैं 2 में कहा गया है ना कि किसी भी राज्य का अधिग्रहण कर सकती है, प्रवेश कर सकती है, वो भारत का हिस्सा बन, तो उसे क्या कहते हैं 368 के संविधान संशोधन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में गठित आयोग का सही क्रम में क्या है? चलिए, ऑप्शन ए JBP समिति, धर आयोग, उसके बाद फजल अली आयोग। ऑप्शन बी में धर आयोग, JBP समिति, फिर फजल अली आयोग। ऑप्शन सी फजल अली आयोग, फिर धर आयोग, फिर JBP समिति। ऑप्शन डी धर आयोग, फिर फजल अली आयोग बना, फिर JBP समिति। चलिए ऑप्शन बताइए इसका। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन ए होगा पहले JBP समिति, फिर धर आयोग, फिर फजल अली राज्यों का पुनर्गठन आयोग। चलिए देख लेते हैं, पहले धर आयोग। धर आयोग कब आया? ये जून 1948 में। एक के धर, एक इनका नाम था यस के धर साहब ने, एस के धर समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को खारिज कर दिया और प्रशासनिक सुविधाओं का समर्थन किया। ये क्या कहते हैं भाषाई आधार, बोले कि भाषाई आधार पे नहीं होना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने प्रशासनिक सुविधाओं को जोड़ दिया, ठीक। इन्होंने क्या कहते हैं भाषाई आधार पर कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पे नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधाओं पर जोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे लिख लीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा। सेकेंड था JBP
पी समिति। ये कब आया? दिसंबर 1948 में। ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। सॉरी, ये गलत है। एक्सप्लेन भी करा रहा हूँ, ये ऑप्शन भी मारा हूँ। चलिए, ये दिसंबर 1948 में है। इनका कहना था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सॉरी, इसमें जवाहरलाल नेहरू, जे जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टा सीतारामैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टा सीतारामैया समिति थी ये। दिसंबर 1948 में। इनमें औपचारिक रूप से भाषा के आधार को खारिज कर दिया। ये भी भाषा को खारिज करती। ठीक, इन्होंने भाषाई आधार पे राज्यों के गठन के लिए खारिज कर दिया। फिर तीसरा बनता है एक समिति, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पे 1953 में। व्यापक विरोध के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला, भारत का पहला राज्य था। पहले फजल अली के देखते, फजल अली। नेक्स्ट था फजल अली आयोग। ठीक है, ये आया 1953 में। इन्होंने कहा कि फजल अली क्या, इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। ये भाषाई आधार पर दिए, तो ये राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। एक सेकेंड, इन्होंने कहा राज्यों का जो पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो जाए, तो कब पारित? 1956 में भाषाई आधार पर पारित हुआ राज्यों का पुनर्गठन। उसमें 14 राज्य, हाँ, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, और सबसे पहले राज्यों भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आंध्र प्रदेश 1953 में पारित हुआ। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा कौन आयोग कब से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाने से संबंधित है? चलिए, ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम को, चलिए इसका एक्सप्लेन देख लें, यहीं लिख देते हैं। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। 35वें संविधान संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में सह राज्य का दर्जा दी। ठीक है, और 36वें 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा, दमन और दीव को 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अंग बनाया गया। यहीं नोट कर लीजिए, डाउनलोड कर रहा हूँ। गोवा और दमन को 12वें संविधान संशोधन को भारत का अंग बनाया गया। पांडुचेरी को 1962 में शामिल किया गया। 1962 में पांडुचेरी को शामिल किया गया, पुडुचेरी को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरूबाड़ी संघ 1960 मामले के संबंध में मुख्य रूप से संविधान के किस प्रावधान से है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति, ऑप्शन बी संसद की भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति, ऑप्शन सी नए राज्यों का प्रवेश, ऑप्शन डी नागरिकता की समाप्ति।
चलिए ऑप्शन बी, संसद की भारतीय क्षेत्रीय विदेशी राज्यों को सौंपने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को क्या अधिकार प्रदान करता है? अभी पीछे एक्सप्लेन किए हैं। ये वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। बी, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करना। ऑप्शन सी, नागरिकता से संबंधित कानून बनाना। ऑप्शन डी, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना। ऑप्शन बी, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना करना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये आपको बताएं। ए, गुजरात। बी, महाराष्ट्र। सी, आंध्र प्रदेश। डी, केरल। चलिए बताइए। सी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के परिणाम स्वरूप कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? ए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बी, 15 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। सी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। डी, ऑप्शन डी, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये बताइए। अभी राज्य भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फैजल अली आयोग में बताया था। ऑप्शन ए सही होगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 4 का प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन माने जाएंगे। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ऑप्शन सी, केवल विशेष बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से ही पारित होंगे। चलिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक। निम्नलिखित राज्यों में के निर्माण का सही कालानुक्रम बताइए। ए, नागालैंड। बी, हरियाणा। सी, मेघालय। मेघालय और सिक्किम। चलिए अब इनको बताइए। ए, ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऑप्शन बी 3 1 नहीं 2 1 3 4। ऑप्शन सी 1 3 2 4। ऑप्शन डी 2 3 1 4। चलिए बताइए। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नागालैंड, हरियाणा, फिर मेघालय, तब सिक्किम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस के द्वारा हुआ? संविधान के अनुच्छेद 363 के द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, नीति आयोग के प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। चलिए बताइए इसका ऑप्शन। ऑप्शन बी सही होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। क्षेत्रीय परिषद
संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, निकाय नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत राज्यों के परिषद की तरह नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 263 राज्यों के परिषद की तरह नहीं, इसका गठन संसद के अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया। अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया है। भारत में 5 क्षेत्रीय राज्य हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी, पांचों का नाम लिख लीजिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी एवं दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अध्यक्षता कौन करता है? आना तो पड़ेगा। अध्यक्षता इसके कौन करता है? दक्षिणी यहाँ लिख लीजिए ना। ठीक, अध्यक्षता नोट डाउन किए रहिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष राज्य संबंधित जिस राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट। गोवा, दमन और दीव के किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का अंग बनाया गया था? ए 10वां संविधान संशोधन, बी 12वां संविधान संशोधन, सी 14वां संविधान संशोधन, बी 15वां संविधान संशोधन। पीछे बताया भी था। चलिए ऑप्शन बी सही होगा, 12वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नीति आयोग के अध्यक्ष। इसका ऑप्शन बी सही होगा, केंद्रीय गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस तिथि को प्रभावित रूप से स्थापित किया गया? ये 5 अगस्त 2019, बी 31 अगस्त 2019, सी 26 अगस्त 2020, डी 9 अगस्त 2019। 31 अक्टूबर 2019। चलिए, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन के अनुच्छेद 3 के तहत प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ये विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है, बी राष्ट्रपति विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचारार्थ भेजता है, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी होती है, ऑप्शन डी विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित होता है। इसका सही होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल की राष्ट्रपति या संसद बाध्यकारी होती है। ठीक, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विकल्प अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। इसका ऑप्शन बी होगा सही, 2019। चलिए, भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग और किन अनुच्छेदों में किया गया है? भाग ए अनुच्छेद 1 से 4,
भाग बी अनुच्छेद 5 से 11, भाग सी अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। चलिए ऑप्शन बताइए, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं नागरिकता के बारे में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, चलिए पेज ले लेते हैं एक। नेक्स्ट, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, नागरिकता है की व्यवस्था है। संघ सूची का विषय है ये, संघ सूची का विषय है। ठीक, संघ सूची का विषय है। संविधान केवल आर्टिकल 11 में कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही नोट डाउन करा रहे हैं। ग्यारह में कहा गया कि संविधान केवल 26 जनवरी 1950 को नागरिकता निर्धारित करता है, नागरिकता निर्धारित करता है। नागरिकता निर्धारित करता है। ठीक, अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार है, अनुच्छेद 11 किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून द्वारा नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का विनिमय करे। ये संसद का काम है कि मतलब कि नागरिकता प्रदान करे और समाप्ति, ये संसद को किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 11 के तहत प्रावधान किया गया। ठीक है, नागरिकता का प्रभाव क्या होता है? नागरिकता संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं, ये इंपॉर्टेंट है लोग। नागरिकता संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नागरिकता संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं नागरिकता से ये नागरिकता अधिनियम 1955 से संचालित होता है, नागरिकता अधिनियम 1955 से, अधिनियम 1955 से संचालित हुआ। इसका संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया नागरिकता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी बहुनागरिकता, ऑप्शन डी राज्य स्तरीय नागरिकता। अभी बताया ऑप्शन ए एकल नागरिकता। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद ए 8, अनुच्छेद बी 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। चलिए इसका ऑप्शन डी सही हुआ, अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके बनाए गए हैं? ये ऑप्शन ए 3 तरीके, ऑप्शन बी 4 तरीके,
ऑप्शन सी 5 तरीके, ऑप्शन डी 6 तरीके, ऑप्शन बी 5 तरीके। चलिए इसको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला, जन्म से आप भारतीय हो। दूसरा, वंशानुगत गत। तीसरा, पंजीकरण, पंजीकृत करके द्वारा, पंजीकरण करके, पंजीकरण द्वारा। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, देशीकरण द्वारा। और पांचवा, क्षेत्रीय संविष्टि द्वारा। समाविष्टि द्वारा। ये वंशानुगत क्या कहते हैं, 1992 के संशोधन से माता या पिता किसी का एक भारतीय में होने पर भी नागरिकता का प्रावधान है ना। 1952 संशोधन में माता या पिता किसी का एक भी होना आपको नागरिकता मिल जाए। इसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अगर 10 से 15 वर्ष भारत में रह रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराकर। और देशीकरण, अच्छे चरित्र, भारत में रहने का इरादा और 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान हो। 8वीं अनुसूची में जो भाषा हो, किसी भी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। और पांचवा, क्षेत्रीय समष्टि। क्षेत्रीय समष्टि है कि भारत अगर किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण करता है तो वहां रहने वाले लोगों को, ठीक है। चलिए 5 प्रकार की है। निम्नलिखित में कौन सा नागरिकता अर्जन का तरीका नहीं है? चलिए बताइए अभी जस्ट। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुगत से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी भारत में संपत्ति खरीदने पर। ऑप्शन डी भारत में संपत्ति खरीदने से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक होने के कितने तरीके हैं? चलिए, पाने के तरीके नागरिकता और नागरिकता खोने के तरीके। ऑप्शन बी 2 तरीके, ऑप्शन ए 2 तरीके, ऑप्शन बी 3 तरीके, ऑप्शन सी 4 तरीके, ऑप्शन डी 5 तरीके। इसका ऑप्शन बताइए। खोने का, पाने का तो 5 तरीका, खोने का 3 तरीके, ठीक। पहला, चलिए लिख लीजिए, स्वैच्छिक त्याग कर दीजिए। अगर आप किसी कंट्री में या कहीं बस गए हैं तो आप भारत की नागरिकता स्वेच्छापूर्वक त्याग देते हैं, ठीक है। दूसरा, बर्खास्तगी। ये अनुच्छेद 9 के तहत, आर्टिकल 9 के तहत के अनुसार यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता त्यागित है। आप विदेशी नागरिकता अगर प्राप्त कर लेंगे स्वेच्छा से अपने, तो भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाती है, ठीक है। अब तीसरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, वंचन। सरकार द्वारा नागरिकता छीनता, ये सरकार नागरिकता छीनता है। कैसे, आइए बताते हैं। इसका कारण क्या होता है? आप धोखाधड़ी से नागरिकता लेना, संविधान का अनादर। अगर आप धोखाधड़ी से भारत में आकर नागरिकता ले लिए हैं, संविधान का अनादर किए हैं, लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहे हैं, आप लगातार 7 वर्ष से लगातार बाहर रह रहे हैं और आप गलत जानकारी देकर भारत की नागरिकता लिए तो वंचन किया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार से नागरिकता आपकी खो जाती है। एक, स्वेच्छा से त्याग दें, दूसरा बर्खास्तगी, तीसरा वंचन। चलिए याद किए रहिएगा।
ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑप्शन ए उसे दोहरी नागरिकता मिल जाती है, ऑप्शन बी उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती, ऑप्शन सी उसे गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी होती, ऑप्शन डी वह भारत का प्रवासी नागरिक बन जाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन बी सही होगा, वह उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? चलिए, अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 25, अनुच्छेद 15, 16, 19, 19, 29, 30। चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29। चलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 15, 16, 19, 29, 30। इसको हम आपको फंडामेंटल राइट्स में भी बताए थे, लेकिन चलिए यहाँ भी बता देते हैं। ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, केवल अनुच्छेद 22 में चलिए अनुच्छेद जो 22 है वो भी क्या कहते हैं, जो गिरफ्तारी और निरोध की सुरक्षा है वो भी विदेशियों को प्राप्त नहीं होती, सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। ये 22 शत्रु विदेशी को, जैसे कोई शत्रु देश हमारा किसी से आक्रमण चला या युद्ध चला तो अनुच्छेद 22 वो भी नहीं प्राप्त होती। यहाँ लिख दीजिए शत्रु, नहीं तो आप लोग कुछ और समझें, शत्रु विदेशी देश, ठीक, को नहीं मिलती है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में कहा गया गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की सुरक्षा की प्राप्त हो। तो शत्रु देश से कोई भी व्यक्ति जब पकड़ा जाएगा तो उसको ये सुविधाएं थोड़ी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारत से पढ़िए, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ओसीआई कार्ड धारक को कौन सी नागरिकता प्राप्त नहीं है? ये भारत में जीवन भर बिना वीजा के प्रवेश, बी मतदान करने और सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में एनआरआई की समान सुविधाएं, ऑप्शन डी कृषि संपत्ति छोड़कर अन्य संपत्ति खरीदने का अधिकार। नहीं प्राप्त है, इसका ऑप्शन बी होगा सही, मतदान करने और सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। चलिए, पी आईओ और ओसीआई कार्ड योजना का विलय, ये दो अलग अलग थे। कार्ड का विलय, कार्ड योजना का विलय 2015 में कर दिया गया, 2015 में कर दिया गया। अब एक ही प्राप्त होता है। अब ओसीआई को प्राप्त नहीं होता, ओसीआई को क्या नहीं प्राप्त होता? प्रवासी भारतीय नागरिक होते हैं, मतदान करने का अधिकार, पहला पॉइंट, मतदान करने का अधिकार इनको नहीं प्राप्त होता, ठीक। दूसरा सार्वजनिक पद, सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि ग्रहण करने का अधिकार इनको नहीं मिलता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।